एंट्रोपी हमने शुरू किया था ना, एंट्रोपी का सारा केसेस हो गया क्या? बोलो, एंट्रोपी हो गया ना? चलो अब एंट्रोपी का क्वेश्चन करना, निकालो जरा उस, निकालो CRQ। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमें थर्मोडायनेमिक्स खत्म करना पड़ेगा एट प्रेजेंट, और अगली क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री करनी है पूरी। ये पूरा चलेगा अभी, अगली क्लास में पूरी थर्मोकेमिस्ट्री रहेगी, और थर्मोडायनेमिक्स अभी आज की क्लास में फिनिश कर लेंगे। एंट्रोपी के क्वेश्चन कौन कौन से करने, देख भाई, एक तो करना क्वेश्चन नंबर 5 को टिक करो। टेंथ क्वेश्चन खुद से किया था ना, मैंने किया था टेंथ क्वेश्चन? नहीं, टेंथ क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था ना, मैं करूंगा अभी। 5 को टिक करो, 6 को टिक करो, 5 और 6। देन क्वेश्चन नंबर 10, 5, 6 और 10 तीन क्वेश्चन करने, 5, 6 और 10 तीन क्वेश्चन करने हैं। आजा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। Suppose molar internal energy of a substance over a limited temperature range could be expressed as, रिएक्शन दिया हुआ है। Determine constant volume molar heat capacity at 300 Kelvin, number A. Number B, determine change in entropy when 1 mole of gas is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin constant volume। देखो ध्यान से, जो इंटरनल एनर्जी है जिसको यहां पे E से शो किया हुआ है, तो चल मैं भी E से शो कर ले रहा हूं। ये मोलर इंटरनल एनर्जी है, E इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस है ना भाई, जहां पे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब ऐसा कुछ एक दिया हुआ है, आप ऐसे समझे, U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। B और C की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर पहले सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर A, आपको CBM कैलकुलेट करने को कहा गया। पहले सवाल में पढ़िए ध्यान से, CBM कैलकुलेट करना है ना, और CBM कैलकुलेट करने का था क्या, dF/dt होगा, याद करो, du/dt। तो यहां पे U का मतलब E है ना, तो dE/dt करेंगे तो CBM कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। और ये करेंगे कैसे बता, बड़ा सिंपल है, d/dt ऑफ कैपिटल E ना, कैपिटल E क्या होगा, A प्लस BT प्लस यहां पे CT का स्क्वायर, डू द डिफरेंशिएशन। बोल क्या लगता है, A कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, BT का डिफरेंशिएशन क्या होगा, B प्लस, और बता CT स्क्वायर, C कांस्टेंट है, T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2T ना, ये क्या होगा 2 इंटू C इंटू T। ऐसा कुछ करेंगे, सॉल्व करो। B की वैल्यू बोल 16 है, प्लस 2 इंटू C की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टेम्परेचर क्या दिया 300 केल्विन। 300 केल्विन पे आपको CBM कैलकुलेट करने को कहा गया ना, तो 300 केल्विन। अब बोल क्या रिजल्ट आएगा ये, अब ये क्या हो जाएगा बोल, इसको निकालो जरा, कितना आएगा ये, 12 इंटू 300 3600, 3.6, हमें 12 इंटू 300 3600 ना, इंटू 10 की पावर -3, 3.6 प्लस 60 19.6 आ रहा है क्या, चेक करो जरा, आ रहा सबका इतना 19.6 जूल पर केल्विन पर मोल। आगे CBM की वैल्यू ये 19.6 आ गया। अच्छा नंबर B पे, determine change in entropy when 1 mole of a gas is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant volume। एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, 1 मोल ऑफ ए गैस को हीट करेंगे 300 केल्विन टू
600 केल्विन। एंट्रोपी चेंज निकालना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे करो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। चूंकि मामला यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम का है तो क्या होगा, डीई बाई टी ना। इंटीग्रेशन आपको डी बाई टी का करना पड़ेगा। वी हैव द डीई, क्या क्या वैल्यू बोलो, डीई यहां पर है क्या, देखो ध्यान से, डीई बाई टी, एक मिनट, डीई क्या होगा, एनसीवीएम डीटी ना। एक मिनट रुक जाओ भाई, इसमें मामला कैसे करेंगे इसको, एनसीवीएम डीटी, सीवीएम को कांस्टेंट मानेंगे क्या, सीवीएम को कांस्टेंट नहीं मानेंगे ना, कांस्टेंट कैसे मान लेंगे, सीवीएम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सीवीएम यहां पे बी प्लस 2 CT है ना, सीवीएम कैन नॉट बी टेकन एज कांस्टेंट। बताता हूं क्या करना, अपॉन टी, देखो ध्यान से देखना, ये काफी अच्छा सवाल है। एन को सेपरेट करो, इंटीग्रेशन आपको यहां पे सीवीएम डीटी अपॉन टी का करना पड़ेगा, पूरे का इंटीग्रेशन। ध्यान देना, एन कितना है बोल, 1 मोल है ना, गैस का मोल 1 है तो 1 को सेपरेट करो। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सीवीएम डीटी का ना, तो सीवीएम क्या है, बी प्लस 2 × CT अपॉन टी ना, इंटू dt, ये करो। चलो इसको सॉल्व करो, बोलो क्या रिजल्ट आएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, ये क्या होगा, b इंटू टी की पर -1 ऊपर जाने से, प्लस यहां पर क्या 2 × C ना, इंटू यहां पे dt पुट करना पड़ेगा, देख रहा, दिस इक्वल्स टू बोल इंटीग्रेशन ऑफ dt को यहां ले लो तो ये हो जाएगा b इंटू dt अपॉन टी ना भाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 × C × dt। टेम्परेचर का लिमिट क्या है, 300 to 600, 300 केल्विन टू 600 केल्विन, यहां पर क्या बोल 300 केल्विन टू 600 केल्विन। ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू, सोच क्या होगा, बी को बाहर करेंगे, बी है कितना बोल, बी की वैल्यू क्या है 16 ना, बी 16 दिया हुआ है, ये क्या होगा 16 ln T2 बाई T1 ना, 16 ln 600/300। अरे समझे लिखिए बोल सारे, इंटीग्रेशन आता है ना, वही तो किया मैंने, बी बाहर dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t ना, अबे समझे लिखिए बोल, अरे समझे, इसको इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट आएगा ना, किसी को दिक्कत है इसमें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व कर, 2c बाहर हो जाएगा तो 2 × C की वैल्यू 6 × 10⁻³ इंटू dt का इंटीग्रेशन t होगा T2 - T1 600 - 300। देख भाई ln2 अप्रॉक्स क्या ले लो, 0.7 ले लो, 0.693 है ना, उसको 0.7 ले लो, बता क्या आंसर आएगा, ये क्या होगा 16 इंटू 6 × 10⁻³ इंटू 300, ये कितना आएगा, कैलकुलेट करो, बता मुझे क्या आंसर आने वाला है इसका, 14.8 आएगा ना, अलग अलग कैसे आ रहा है, एक ही आएगा ना कोई आंसर, 16 × 7, ये कितना आएगा,
ये कितना 12 इंटू 300 3600, हाँ ये तो 3.6 है। कितना ये 3.6 है, पक्का ना? ठीक है, 11.2 आएगा ना, तो हाँ इंटू 3 प्लस 3.6, हाँ ठीक है 14.8 आएगा आंसर। राइट आंसर इज 14.8 जूल पर केल्विन। हो गया सॉल्व, ऐसे कुछ करना है। तो चूंकि यहां पे देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ऐसा केवल 10% क्वेश्चन में रहता है या उससे भी कम में, कि जहां पे आपका सीवीएम टी का फंक्शन हो जाता है। अगर सीवीएम टी का फंक्शन होगा ना, तो जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था याद करो, मैंने बोला कि 2 फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, वो फॉर्मूला फिर आपके काम नहीं आएगा। अगर सीवीएम या सीपीएम टी का फंक्शन हो जाए ना, तो आपको ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा भाई, इस तरीके से प्रोसीड करना होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना होगा, इंटीग्रेशन करके आंसर फाइंड करना होगा। अरे समझे मेरी बात? लिख के बोल, समझे कि नहीं समझे मेरी बात? सीबीएम टी का फंक्शन है ना, तो सीबीएम को कांस्टेंट मान के हम बाहर तो नहीं कर सकते ना। नॉर्मली क्या हो जाता है, सीबीएम को हम बाहर करके एन सीबीएम ln t2 बाई t1 कर लेते हैं। यहां पे ऐसा हम नहीं कर पाएंगे ना भाई, क्योंकि सीबीएम टी का फंक्शन है। तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा और आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, बस वही प्रैक्टिस नीडेड है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। चल भाई अगले सवाल पे आना, जरा इसको नोट किया? अरे सबका नोट हो गया, मिटा दो उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आना जरा। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये कैसे करेंगे देखो। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। An ideal gas is originally confined to a volume V1 at an insulated container volume V1 plus V2. The remainder of the container is evacuated. The portion is then removed and gas expands till the entire container. To fill the entire container, the initial temperature of gas must be the final temperature. Also predict qualitatively the entropy change of the system surrounding an universe. डायग्राम इसका दिया हुआ है, देखो इधर। ये कंटेनर इंसुलेटेड है, मतलब ना तो हीट से बाहर जा सकता है, ना हीट कंटेनर से में बाहर से अंदर आ सकता है। इट इज एन इंसुलेटेड वेसल। बीच में ऐसे पार्टीशन लगा हुआ है। ये वॉल्यूम है V1 जिसमें गैस भरा हुआ है। ये V2 है जहां पे पहले से वैक्यूम है। ठीक है भाई, वैक्यूम है तो रहने दो। चलो पहले सवाल में क्या पूछा है कि टेम्परेचर यहां पे पहले T है, T1 इज इक्वल टू कैपिटल T। द क्वेश्चन इज, अगर पार्टीशन को यहां से रिमूव करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। गैस का एक्सपेंशन यहां पे हो रहा है, लेकिन वो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम है ना। ये केस है फ्री एक्सपेंशन का, अरे है कि नहीं? पार्टीशन हटाओगे, इधर तो वैक्यूम है ना, गैस एक्सपेंड होगा, मगर ये जो एक्सपेंशन होगा अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन कैसा होगा बोल? अगेंस्ट वैक्यूम होगा कि नहीं? एक्सपेंशन इज अगेंस्ट वैक्यूम। तो यहां पे वर्क डन क्या लेंगे? 0। अरे 0 लेंगे ना। वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल। चूंकि यहां पे सडन एक्सपेंशन गैस का है ना, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये क्या रिजल्ट आपका आएगा? 0 ना। चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर इस गैस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? 0, वैक्यूम है ना इधर। वर्क डन इक्वल्स टू 0। सिस्टम इंसुलेटेड है, क्यू कितना? 0।
भाई ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ना, सिस्टम इंसुलेटेड है, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, Q 0 के बराबर। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q 0 है, W 0 है ना, तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है डेल्टा U ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब बता, गैस आइडियल है, डेल्टा U क्या होगा, NCBM T2 माइनस T1, ये 0 ना, NCBM हमेशा नॉन जीरो होगा, तो साफ यहां पे कहा जा सकता है कि T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 0, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 ना, और ये कैपिटल T के बराबर। तो ध्यान रखिए, जब फ्री एक्सपेंशन होगा ना, तो टेम्परेचर में कोई चेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर भी T ही रहेगा। और चल भाई, फिर आपको यहां पे एंट्रोपी चेंजेस कैलकुलेट करने हैं, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी चेंज क्या क्या होगा। सोचो, और यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना भाई, ध्यान से देख, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल भी तो है, T1 T2 बराबर, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल भी होगा। क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन आपको करना है, क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि इसके लिए डेटा तो दिया नहीं। क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन बताइए, आपको डेल्टा सिस्टम पहले कैलकुलेट करना है ना, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। T1 T2 बराबर है, दिख रहा सबको, T1 T2 यहां पे बराबर है ना, बोल इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा गैस का, V1, और फाइनल V1 प्लस V2, बोल हाँ या ना। अरे होगा ऐसा, शुरुआती वॉल्यूम यहां पर गैस का V1 है ना, जब गैस पूरे सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा कि नहीं होगा, बता। अगर आपको डेल्टा सिस्टम कैलकुलेट करना है तो ऐसा फॉर्मूले से करेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, बोल NCBM ln, अरे यार क्या करो, हाँ ठीक है पूरा फॉर्मूला लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है, ln T2 बाई T1 प्लस यहां पर क्या होगा, NR ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। चूंकि T1 T2 बराबर है, ये फैक्टर हो जाएगा 0, क्या रिजल्ट आएगा, बोल दिस इक्वल्स टू, यहां पर होगा NR ln V फाइनल, यानी कि V1 प्लस V2 अपॉन V इनिशियल, यानी कि V1। इस तरीके से आप डेल्टा सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे। फिर आपको डेल्टा सराउंडिंग्स कैलकुलेट करना होगा। ये कैसे, बोल, सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में हमेशा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, तो आपको करना पड़ेगा dq बाई टी ना, ये होगा dq सराउंडिंग्स। ये बता, जो वेसल इंसुलेटेड है तो dq सराउंडिंग्स क्या होगा, 0। अरे होगा 0, लिख के बोल, हीट का लॉस अगेन हो रहा है क्या, नहीं, dq सराउंडिंग 0 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, क्या आंसर आएगा, 0, तो ये 0 हो गया। डेल्टा टोटल क्या होगा, बोल, डेल्टा यूनिवर्स और डेल्टा टोटल कैलकुलेट करना, बता भाई, दोनों का सम करेंगे, रिजल्ट वही डेल्टा सिस्टम का ही यहां पे लिखना पड़ेगा, NR ln V1 प्लस V2 अपॉन V1, आगे आंसर, ऐसे कुछ करना है। ये 6 नंबर का सोल्यूशन हो गया। आए सबको समझ में, लिख के बोल। एंट्रोपी का सारा डिस्कशन हमने किया हुआ है ना भाई, सारा रिवीजन तो हमने किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ऐसे कुछ करना पड़ेगा। आगे चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है मेंस का 2017 का, बहुत आसान है। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expands isothermally from 1 liter to 2 liter against constant pressure of 3 atm. In this process, the change in entropy of surroundings is, और एंट्रोपी जूल पर केल्विन में कैलकुलेट करना है। बता भाई कैसे करेंगे। प्रोसेस आइसोथर्मल है, पहली बात। क्यू सराउंडिंग्स क्या होगा, बोल, माइनस क्यू सिस्टम ना, दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या, वर्क डन, और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, बोल, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, दिस इक्वल्स टू माइनस, बोल, एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर क्या 3 atm इंटू
V2 यहां पे 2 लीटर है, V1 यहां पर क्या 1, 2 माइनस 1, क्या आंसर आएगा बोल, -3 लीटर एटीएम। आपको आंसर जूल में कैलकुलेट करना, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कन्वर्जन फैक्टर आपको दे रखा है -3 इंटू ये 101.3 हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा बोल, 303.9 ना, -303.9 जूल। ये क्यू सराउंडिंग्स होगा, देख रहा सबको, ये हमारा क्यू सराउंडिंग्स है, क्लियर। आपको यहां पे डेल्टा सराउंडिंग्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे बोल, अगर आप कायदे से चले dQ/T करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, 1/T का सेपरेशन करना पॉसिबल है, डू द सेपरेशन। इंटीग्रेशन यहां पे dQ का करेंगे, लिमिट आपका 0 से Q, बोलो क्या आएगा। अब dQ का इंटीग्रेशन Q, फिर Q - 0 यानी Q सराउंडिंग बाय T करना पड़ेगा ना, Q सराउंडिंग से -303.9 अपॉन टेम्परेचर, सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग थर्मल कॉन्टेक्ट में है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वैसे भी जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग्स के बराबर ही होता है। क्या आंसर आ रहा है इसका, -1.013 जूल पर केल्विन। हो गया सॉल्व इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। अरे समझे सारे, लिख के बोल, समझे क्या किया मैंने। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी, देन थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना है। मैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स अब नहीं बता रहा क्योंकि स्टेटमेंट्स बड़े सिंपल है ना, वो सारे आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। मैं खाली मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन आता है। तो एंट्रोपी से क्वेश्चन आता है तो उसको हमने काफी अच्छे तरीके से कर लिया। अब हम गिब्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो जाएगा, देन थर्मोकेमिस्ट्री अभी शुरू कर लेंगे। चलो इसको नोट कर लिया ना, मिटा दो इसको। ठीक, चलो भाई, कोई कुछ नहीं करा, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा इसका मतलब। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी ये क्या होता है। चलो जी, ये एक फंक्शन है, हेडिंग इज गिब्स फ्री एनर्जी। इसको कैपिटल जी से आमतौर पे एक्सप्रेस करेंगे, इट्स अ फंक्शन। और ये फंक्शन ऐसा होता है, G इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, H माइनस TS। क्या होगा भाई, G इज इक्वल टू वी हैव H माइनस TS, ऐसा कुछ। इसको डिफरेंशिएट करो, DG इज इक्वल टू DH माइनस TDS माइनस S इंटू DT। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको वाला फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, देख रहा। और चल भाई, और क्या करेंगे, और क्या था भाई, हाँ, H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, मैंने पहले से आपको बता रखा है। H इज इक्वल टू क्या, U प्लस PV ना। तो DH इज इक्वल टू क्या आएगा, DU प्लस P इंटू DV प्लस V इंटू DP। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DU इज इक्वल टू यहां पे DQ प्लस DW ना। DU को लिखा सकते हैं DQ, DW माइनस PDV हो जाएगा फिर।
माइनस पी इंटू डीवी dq इज इक्वल टू du प्लस p इंटू dv ना, ये थर्ड इक्वेशन। ds इज इक्वल टू dq बाई टी होता है। यहां से dq का सेपरेशन करो, dq यहां पर होगा t इंटू ds, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, ऐसा मान लिया। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इधर dg इज इक्वल टू dh को कहां से लेंगे, यहां से लो, तो du प्लस p इंटू dv प्लस यहां पे v इंटू dp हो जाएगा, माइनस tds माइनस यहां पे s इंटू dt, ऐसा कुछ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से आओ, नहीं 3 से, इतना जो फैक्टर होगा इसको क्या लिखा जा सकता है, dq। फिर इक्वेशन 4 से ये जो tds होगा इसको लिखा जा सकता है dq ना, ये प्लस dq, यहां पे माइनस dq कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। बोल क्या रिजल्ट आएगा, dg इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा vdp माइनस, इसको लिखा जा सकता है s इंटू dt, है ना। तो प्राइमरीली dg इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, vdp माइनस s इंटू dt। इसी को इंटीग्रेट करते हैं ना डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसे हमारा डिस्कशन यहां पर होगा केवल आइडियल गैसेस पे, हम किस पे बात करेंगे, तो आइडियल गैसेस पे बात करते हैं ना, ये हमारे सिलेबस में वही है। लेकिन वैसे इस बार एडवांस में क्वेश्चन नॉन आइडियल का भी आ गया था, वो बताया था ना पिछली बार, मैंने इसका जिक्र किया था क्या, लिख के बोल। एक क्वेश्चन था ना एडवांस में, तो मैंने बता दिया कि क्या करना, कुछ नहीं करना, प्रेशर वन डर वाल्स इक्वेशन से आएगा, है सब कुछ वैसा ही, प्रेशर वन डर वाल्स इक्वेशन से आएगा। तो क्वेश्चन कॉमन सेंस का था, ऐसा मान के चलो। और आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस आप डाउनलोड कर लो नेट से, तो उसमें आइडियल गैस का ही जिक्र है, नॉन आइडियल का कोई जिक्र ही नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। तो वही प्रेशर का है ना, कि जैसे आइडियल गैस में प्रेशर nRT अपॉन V हो जाता है ना, नॉन आइडियल में वन डर वाल्स इक्वेशन से प्रेशर आएगा, यही फर्क है। तो जरा बात करेंगे आइडियल गैस की। दो कंडीशन यहां पे हो सकता है। पहला कंडीशन, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, डीपी 0, तो वीडीपी भी 0 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, डीजी इज इक्वल टू माइनस एस इंटू डी टी ना। और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बोल क्या, डेल्टा जी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। एस यहां पे टी का फंक्शन होता है, तो एस को टी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। लिमिट क्या बोल, G1 टू G2 ना, इधर क्या बोल, लिमिट आपका T1 टू T2 आ जाएगा। फिर LHS क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ S इंटू डी टी, लिमिट विल बी T1 टू T2, है ना। तो ये डेल्टा जी कैलकुलेशन आइडियल गैस में करते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इस तरीके से। तो मेन आपको इसको याद रखना, अगर ये याद है ना तो आराम से इंटीग्रेशन करके तुरंत फॉर्मूला डिराइव करके सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। देख भाई, नॉर्मल जो हमारा मेंस लेवल है उसमें तो खाली एक ही फॉर्मूला काफी है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसी से सारा होगा। ये सब एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज हैं कि अगर मान लीजिए ये सब एडवांस में आने की ज्यादा उम्मीद है कि आइडियल गैस आपको दिया हुआ है, एस को टी का फंक्शन बना के एक लंबा सा इक्वेशन दे दिया और आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करने को कह दिया, प्रोसेस को आइसोबारिक बना के, तो फिर उस केस में आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे। एस का एक फंक्शन के तौर पे एस लिखा होगा, फिर इसको dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा जी कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा। मेंस में ये सब नहीं आएगा, मुझे उम्मीद नहीं कि मेंस में भी ये सब आएगा। तो चल, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे करेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा dt इज इक्वल टू 0 होगा ना। जब dt 0 होगा तो s इंटू डी टी अगेन इक्वल्स टू 0,
एक्सप्रेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा क्या, बोल, dg इज इक्वल टू VdP ना। इसको भी इंटीग्रेट करके रिजल्ट्स आप निकालने की कोशिश करेंगे, डू द इंटीग्रेशन। पहले तो इसको और सिंप्लीफाई करो, अभी रुक जाओ। क्या होगा, dg इज इक्वल टू v को लिख सकते हैं nRT अपॉन p ना, इसको करो nRT इंटू dp अपॉन p कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन करो, यहां से टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा उससे गैस का मोल थोड़ी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, n भी कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन यहां से लगेगा। लिमिट आपका G1 टू G2 ना, यहां पर क्या P1 टू P2 आपका करस्पॉन्डिंग लिमिट, सॉल्व कर भाई। LHS यहां पे डेल्टा G ना, दिस इज इक्वल टू nRT ln P2 बाई P1 हो जाएगा। चूंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ, तो जो P2 बाई P1 होगा इसको V1 अपॉन V2 भी लिखा जा सकता है। तो इस सारी कहानी यहां से शुरू होती है ना, आपको इसको जरूर याद करना है। अगर आप याद करेंगे, ये हमने लिक्विड सॉल्यूशन में भी इसको यूज किया था, याद कर भाई, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन आपको याद है, उसको प्रूव करने के लिए यहीं से हमने शुरुआत करी थी ना, याद है आपको, लिख के बता। इसका यूटिलाइजेशन हमने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में भी किया हुआ है, खाली इसको याद रखो ना। बाकी जो भी कंडीशन गिवन होगा उसके हिसाब से कुछ सेकंड्स में इंटीग्रेशन करके आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं एग्जाम में। तो ऐसे करके आइडियल गैस के केस में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को डेल्टा जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। आगे चलो, ये सब आपके नोट्स में है ही, लिखना नहीं है इसको, कुछ भी लिखना नहीं, खाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नोट करना है, बस इतना। आगे क्या करें, हाँ ये ले लो, ये है फेज ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शंस के लिए G इज इक्वल टू H माइनस TS को फिर से डिस्कस करना है। तो देखो DG इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, DH माइनस TDS माइनस S इंटू DT, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे ये चेंजेस आपको करने हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे चेंज करना है, कौन सा चेंज होगा, वो हो सकता है केमिकल रिएक्शन, वो हो सकता है फेज का ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोचिए, अगर केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ये फैक्टर 0, वी गेट DG इज इक्वल टू DH माइनस T इंटू DS ना। नाउ डू द इंटीग्रेशन, यहां से करो इंटीग्रेशन, यहां से करो इंटीग्रेशन, है ना। लिमिट का G1 टू G2, H1 टू H2, ये हो जाएगा S1 टू S2 ना। जब इसको सॉल्व करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, है ना। ये फ्री एनर्जी का मेन फॉर्मूला है, हम इसको ज्यादा यूज करते हैं ना भाई, इसका यूज हमें ज्यादा करना होता है केमिकल रिएक्शंस में या फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में। इनफैक्ट यही हमसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू हो गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, क्लियर। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा भाई, कि भाई ये नॉन एक्सपेंशन वर्क डन है ना, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होगा या जो नॉन पीवी वर्क होगा वो डेल्टा जी के बराबर होगा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे केमिकल वर्क है ना, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कहीं पे पॉसिबल हो सकता है। तो जो आपका नॉन पीवी वर्क है ना, वो जिस एनर्जी के कॉस्ट पर होता है वही एनर्जी फ्री एनर्जी है, समझे ना। तो फ्री एनर्जी ये क्या करता है भाई, नॉन पीवी वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये भी हमारे लिए है कि हम इससे प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डील कर सकते हैं ना भाई। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा
ये मैं ऐसे वर्बली आपको बता दे रहा हूं। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर आपका डेल्टा जी 0 के बराबर है तो प्रोसेस आपका इनइक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो ये सब मैंने फैक्ट्स खाली बता दिए, इसका प्रूफ आपके नोट्स में है ना, देखो जरा, इसका प्रूफ आपके नोट्स में है ना। हमने प्रूव किया था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस टी इंटू डेल्टा टोटल, देखो नोट्स में लिखा होगा, देखो एक बार नोट देखो जरा, एक बार नोट्स देखो इसका। डेल्टा जी क्या था, माइनस टी इंटू डेल्टा टोटल ना, अरे था कि नहीं। अगर डेल्टा टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इसका उल्टा भी करेक्ट है, ऐसा कुछ। तो यही है गिब्स फ्री एनर्जी, इतना ही पढ़ लो काफी है, इतना पढ़ लो और क्वेश्चन करो, इतना काफी होता है, ठीक है ना। तो चलिए हो गया थर्मोडायनेमिक्स खत्म। तो चलो थर्मोकेमिस्ट्री की शुरुआत कर लेते हैं। हेडिंग दो थर्मोकेमिस्ट्री, फिर से मैंने हेडिंग देने को बोल दिया, मतलब हेडिंग मैं दे रहा हूं, आपको खाली देखना है। थर्मोकेमिस्ट्री, अब इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ जी, इसमें तो थ्योरी बहुत थोड़ी सी है ना, कुछ एक फॉर्मूलाज है जिसको हमें फॉलो करना होता है और हमें न्यूमेरिकल्स उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है कि नहीं। चलो ध्यान से देखो थर्मोकेमिस्ट्री में क्या कुछ करेंगे। आपको याद है कुछ एंथैल्पीज के टाइप्स का डिस्कशन मैंने किया था ना भाई, कुछ टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज का डिस्कशन मैंने किया हुआ, अगर आपको याद होगा तो। अब उसको नोट्स में देखो एक बार क्या क्या है वो पूरा मामला। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देख मैं पूरा डेफिनेशन यहां नहीं लिखाने वाला, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना फिर तो। मैं खाली सबको वर्बली बता रहा हूं, नोट्स सामने रखो, नोट्स को सामने रखो, फिर उससे समझने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? अगर किसी कंपाउंड के 1 मोल का फॉर्मेशन आप करेंगे और ऐसा एलिमेंट से करेंगे, है ना, एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द रेफरेंस स्टेट्स, जो कि एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, जो कि एलिमेंट का थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, उससे करेंगे। एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द रेफरेंस स्टेट, एलिमेंट से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको करना है, समझे ना। कंपाउंड के 1 मोल का फॉर्मेशन आपको करना होता है, और जो एंथैल्पी चेंज पूरे प्रोसेस का आप मेजर करते हैं ना, उसको गिवन सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल यहां पे मैं जरूर लूंगा, देखो इधर वही कार्बन ग्रेफाइट वाला, जो कार्बन का रेफरेंस स्टेट है वो कार्बन ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन का O2 गैस है। जब इसके बीच रिएक्शन होगा फॉर्मेशन यहां पर किसका, CO2 गैस का ना, तो CO2 गैस का 1 मोल यहां पे डेवलप हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट से और O2 गैस से। जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का रेफरेंस स्टेट है, O2 ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट है। दिस कन्वर्ट्स इनटू CO2 गैस, यहां पे CO2 गैस के 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको सिंपल यहां पे लिखा जा सकता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसियस, ऐसे ही करना है। फिर मैंने कराया होगा कार्बन डायमंड ना, अगर कार्बन डायमंड के फॉर्म में, अगर इसको O2 से ट्रीट करेंगे, फॉर्मेशन यहां पे CO2 गैस का होगा, तुम बताओ इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को एक्सप्रेस करेगा? नहीं ना, ये नॉट इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसियस हो जाएगा। तो समझे बात को ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यही कुछ करना है आपको। एलिमेंट रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, उससे आपको कंपाउंड के 1 मोल का फॉर्मेशन करना है और आपको पूरे प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। जो कुछ आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसको हमेशा गिवन सब्सटेंस का या गिवन कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। इसमें हमारे मतलब का क्या है, देखो एक तो ये हमारे मतलब का है कि रेफरेंस स्टेट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो हमेशा 0 होगा। ये पढ़ाया था, लिख के बोल, ये पढ़ाया था ना, रेफरेंस स्टेट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा उसको 0 लिया जाएगा। और अगर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा प्रेजेंट है
तो बड़ी आसानी से किसी रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। अगर आपको याद होगा एक ट्रिक मैंने बताया था ना, वो ट्रिक आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, अदरवाइज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। सबको याद है? लिख के बोल। ये तो सबको याद है ना भाई, ऐसा करेंगे। देखो इधर कोई रिएक्शन हमने सोचिया, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ए प्लस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर बी कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सी प्लस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर डी। ये रिएक्शन हमें सोच लिया। इसका जो डेल्टा एच होगा ये कैलकुलेट कर रहा है। तो आपको यहां पे डिफरेंट स्पीशीज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि आपको दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, आपको दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ये सब दिया हुआ है और आपको रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके ना, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा कुछ करेंगे। इसके बाद क्या बोल? हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा पर मोल डिफाइंड है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल लेटर सी से, ये सब याद ही होगा आपको। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल लेटर डी से ना, प्रोडक्ट साइड का काम ऐसे हो जाएगा। तो स्मॉल लेटर सी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा स्मॉल लेटर डी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस, चलो रिएक्टेंट साइड की बात कर भाई, क्या करना पड़ेगा बोल? स्मॉल लेटर ए इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस स्मॉल लेटर बी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होता है और आपको रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना होता है तो ऐसा कैलकुलेशन करेंगे और बात खत्म। आगे याद करो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसका डेफिनेशन पढ़ो क्या है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा था भाई? किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेना है, हम उसका कंप्लीट कंबशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका कंप्लीट कंबशन करेंगे, पूरे प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे। जो रिजल्ट आपके पास अपीयर होगा वो हमेशा गिवन सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा। याद आया? देखो पढ़ो डेफिनेशन, यही लिखाया था ना, लिखाया था। मिसाल के तौर पे देखो, जैसे चल हमारे पास ये है मीथेन गैसियस हमें दिया हुआ है, इसका कंप्लीट कंबशन करेंगे तो क्या करेंगे बोल? इसको ट्रीट करना पड़ेगा O2 गैस के साथ ना। पता फॉर्मेशन किसका होगा? CO2 गैस का। और मान लो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है तो H2O लिक्विड स्टेट में बैलेंस करेंगे तो 2 लग जाएगा, यहां 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया रिएक्शन। सॉरी 2 है, रिएक्शन बैलेंस हो गया, देख रहा? रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। मीथेन के 1 मोल का कंबशन यहां पे हो रहा है ना भाई, मीथेन के 1 मोल का कंबशन यहां पे हो रहा है। तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे बोल, क्या रिजल्ट आएगा? दिस इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैसियस। खत्म बात, यही कुछ करना था। इसमें क्या करते हैं? रिकॉल करो, इसमें क्या करते हैं? P माइनस आर या R माइनस पी। देखो नोट्स में क्या लिखा, लिख के बता मुझे। P माइनस आर करेंगे कि R माइनस पी करेंगे? जल्दी बोल। R माइनस पी करेंगे, सबको याद है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यहां पे करना होता है ना। हाँ भाई, किसी भी रिएक्शन में, जैसे रिएक्शन यही ले लो, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ए प्लस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर बी कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सी प्लस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर डी। मान लो आपको रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है और आपको रिएक्शन में सारे कंपोनेंट्स का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है।
तो क्या करेंगे? आपको दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डी, ये सब आपको दे रखा है। अगर हम रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? ये होगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे कुछ करोगे ना, और इसमें वैल्यूज लिखोगे, क्या क्या समझ में आना ना? क्या लिखोगे? सबको क्लियर है? लिख के बोल। और क्या लिखोगे? सबको क्लियर है ना? क्या बोल? स्मॉल लेटर ए इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए प्लस स्मॉल लेटर बी इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बी माइनस प्रोडक्ट है ना, तो स्मॉल लेटर सी इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी प्लस स्मॉल लेटर डी इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डी। ऐसा कुछ करेंगे, आर माइनस पी करोगे तो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा कुछ करेंगे, सबको दिख रहा? चलो और बताओ आगे क्या करेंगे। बॉन्ड एनर्जी याद है? बॉन्ड एनर्जी देख, हमारी लेवल पे बॉन्ड एनर्जी, थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या मतलब उसका? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये कैसे? देख बहुत आसान है। किसी बॉन्ड का वन मोल आपको एज्यूम करना है। क्या करेंगे भाई? किसी बॉन्ड का वन मोल हम एज्यूम करेंगे, ठीक है ना? किसी बॉन्ड का वन मोल हम एज्यूम करेंगे गैसीय स्टेट में, उसका होमोलेटिक डिसोसिएशन करेंगे और पूरे प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे। जो रिजल्ट आपके पास अपीयर होगा उसको हमेशा गिवन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहां देखो, जैसे ऐसे सोचो, ध्यान देना, हमारे पास A2 मॉलिक्यूल है गैसीय स्टेट में, बॉन्ड एनर्जी हमेशा गैसीय स्टेट में डिफाइंड होता है। तो हमारे पास A2 गैसियस प्रेजेंट है, बॉन्ड यहां पर A एटम्स के बीच में सिचुएटेड है। इसका होमोलिटिक डिसोसिएशन करेंगे, बोल क्या बनेगा? 2A गैसियस, यहां पे बनेगा 2A गैसियस ना। तो इस बॉन्ड का वन मोल का पूरा डिसोसिएशन हमने कर दिया, 2A गैसियस का फॉर्मेशन हो गया। जो एंथैल्पी चेंज यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे उसको बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 कहा जाएगा। बोल यहां पर क्या करेंगे? P माइनस आर, आर माइनस पी। नोट्स में देख के बताओ क्या करेंगे, देख के बता भाई, लेकिन बता। P माइनस आर करेंगे, आर माइनस पी करेंगे, क्या करेंगे इसमें? इसमें भी आर माइनस पी ना, सबको याद है। केवल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में P माइनस आर होगा, बाकी सारे केसेस में आर माइनस पी करना होगा। तो ठीक है, आर माइनस पी करेंगे, ये सबको आता है ना? देख लो नोट्स में, सबको आता ही होगा। आर माइनस पी करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। चलो भाई, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी मैं समझ लो कि हो गया। या चलो एक एग्जांपल कर ही लेते हैं ना भाई, क्यों इसको छोड़ना। यहां देखो, A2 गैसियस प्लस B2 गैसियस कन्वर्ट्स इनटू 2AB गैसियस। ये कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है और आपको रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे। वी आर गिवन बॉन्ड एंथैल्पीज या बॉन्ड एनर्जी आपको दिया, सपोज करो, देख इधर, बॉन्ड एनर्जी A2 का आपको दिया है, मान लो आपको बॉन्ड एनर्जी B2 का दिया हुआ है और बॉन्ड एनर्जी आपको दिया किसका? बोल AB का दिया हुआ है। आपको रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो R माइनस पी करेंगे, दैट्स इट। क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो सोच, दिस एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस यहां पर होगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। बोल इसके बाद क्या? यहां पे लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 प्लस आपको करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी B2 माइनस
अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें, बोल क्या लगता है, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ऐसा कुछ करेंगे, हो गया फिनिश, ऐसे कुछ करना है, इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये भी R माइनस पी होगा इसमें, ये भी खत्म। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगला डिस्कशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का करना है। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, देख इसमें क्या करेंगे। पहला रिएक्शन इसमें H प्लस OH माइनस के बीच में अगर रिएक्शन होगा, पहली बात H प्लस OH माइनस के बीच में अगर रिएक्शन होगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, इसका जो एंथैल्पी चेंज है ना, इसका एंथैल्पी चेंज होता है -13.7 किलो कैलोरी। अब इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा, -13.7 किलो कैलोरी, है ना। एसिड प्रोवाइड्स H प्लस, बेस OH माइनस प्रोवाइड करेगा। जब एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो टेक्निकली एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से रिएक्शन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा भाई, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। एक मिनट को, एक इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, वो डिस्कस कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, उससे मामला और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज अब 8 नंबर पे कैसे करेंगे, देख। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम CRQ, देख क्या लिखा हुआ है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड HN वीकर बेस HB with potassium weaker acid HB with potassium hydroxide are -13.7 and -12.7 kilocalorie per mole. When 1 mole of KOH was added to mixture containing 1 mole each of HN HB, the heat change was -13.5 kilocalorie. In what ratio the base distributed between HN HB? देखो क्वेश्चन को ध्यान से, यहां ध्यान देना। देख भाई, HA का रिएक्शन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होता है, HA स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होगा, बोल प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट यहां पर Ka प्लस फॉर्मेशन हो गया वाटर का। थोड़ा सा ध्यान देना, जो यहां पे एंथैल्पी चेंज आएगा वो होगा 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान देना, पर मोल है ये पर मोल है। एक वीक एसिड यहां पर है HB, न्यूट्रलाइजेशन इसका भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पॉसिबल है। प्रोडक्ट यहां पर क्या बनाओगे, बोल। प्रोडक्ट यहां पे बनेगा Kb ना, प्लस वी कैन से वाटर। इसका जो एंथैल्पी चेंज आपको दिया हुआ है यह -12.7 किलो कैलोरी पर मोल। अब सवाल को ध्यान से समझो, देख क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलो इसको ड्रॉ करके मैं समझाता हूं। ये एक वेसल है, दिस कंटेन्स अ सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, देख। इसमें HA प्रेजेंट है 1 मोल, ध्यान देना, HA प्रेजेंट है 1 मोल, HB का भी 1 मोल है इसमें, और बाहर से 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पुट करा गया। बाहर से 1 मोल किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने पुट किया। अब देखो इधर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कुछ पोर्शन HA से रिएक्शन करेगा, बाकी HB से रिएक्शन करेगा, यही तो मैंने मान लिया कि इसका जो X मोल है ये HA के X मोल से रिएक्शन कर रहा है। ध्यान देना,
मैंने माना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्स मोल है ना, वो इस HA से रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, HA के एक्स मोल से ही रिएक्शन करेगा। उस केस का नेट एंथैल्पी चेंज क्या होगा, सोचो। ये 1 मोल का डेटा ना, ये 1 मोल का डेटा है, और इन्वॉल्वमेंट यहां पर एक्स मोल का हो रहा है भाई। तो जो एंथैल्पी चेंज यहां पे एग्जैक्टली आएगा एक्स मोल के रिएक्शन के कारण से, होगा -13.7 इंटू एक्स किलो कैलोरी। अब इसको पर मोल मत लेना, ये पर मोल नहीं, सीधा -13.7 इंटू एक्स किलो कैलोरी, डेल्टा एच की एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्स मोल ऊपर रिएक्शन कर रहा है, तो नीचे 1 माइनस एक्स मोल का रिएक्शन होगा भाई। अगर यहां पर एक्स मोल चला गया तो यहां पे 1 माइनस एक्स मोल आएगा, और इसका जो 1 माइनस एक्स होगा वो HB के 1 माइनस एक्स मोल से ही रिएक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री। अब बताओ एग्जैक्ट एंथैल्पी चेंज यहां पर क्या होगा, सोच। एग्जैक्ट एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ये डेटा 1 मोल का है ना, और हमारे पास मोल्स का नंबर 1 माइनस एक्स है, -12.7 इंटू 1 माइनस एक्स करेंगे किलो कैलोरी। अरे समझे ना, लिख के बोल, इतना समझे क्या किया मैंने। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना भाई, 1 मोल का डेटा अगर एक्स है तो 2 मोल का 2x होगा, ये हम पहले से जानते हैं। तो ये पर मोल का डेटा है, अगर एक्स मोल का रिएक्शन होगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये पर मोल का डेटा अगर 1 माइनस एक्स मोल का रिएक्शन होगा तो ये रिजल्ट आएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स और 1 माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रेशियो कैलकुलेशन की बातें है ना, आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, इसका और इसका रेशियो निकालना है। इसके लिए एक्स कैलकुलेट करना जरूरी होगा, और वो कैसे निकालेंगे। टोटल एंथैल्पी चेंज है -13.5। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टोटल चेंज क्या है, -13.5, मतलब कि इसका इसका जो सम होगा वो 13.5 -13.5 होगा। देखो ध्यान से, -13.7 इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12.7 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -13.5। इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया जहां पर एक्स अननोन है, और बड़ी आसानी से अब एक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। जरा कैलकुलेट करो, बोलो क्या आंसर आएगा, एक्स क्या होगा बताओ भाई, एक्स निकालो। 0.8 आएगा, सही है, एक्स इक्वल्स टू 0.8 ही आएगा, पक्का है 0.8, ये 0.2 आएगा, 0.8 की 0.2, 0.8 ही ना, ठीक है, एक्स आ गया 0.8। तो यहां पे मोल्स क्या इन्वॉल्व होगा, 0.8 ना, यहां पे इन्वॉल्व मोल्स हो जाएगा 0.2, सबको देख रहा है, और आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या आंसर आएगा 4, 0.8 बाई 0.2, क्या आंसर आएगा 4 ना, तो राइट आंसर 4 हो गया। हाँ भाई, इसका इसका रेशियो निकालेंगे, क्या आंसर आएगा 4 आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो।
चलो भाई, हो गया ना नोट? तो अभी तो एक क्लास और बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग करेंगे फिर आगे, है ना? थोड़ा सा ही और बचना, थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा रिवाइज करना अगली क्लास में। बाकी बचे क्वेश्चन करने हैं, और टाइम अगर बचेगा तो जो असाइनमेंट दिया हुआ है ना, उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना? चलो मैं फिनिश कर रहा हूं।